नमस्कार दर्शकों, साहित्य सृजन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम साहित्य की सभी विधाओं से आपको परिचित करवाते आए हैं और इस कड़ी में आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है अनुवाद, साहित्य की दुनिया और अनुवाद का प्रतिसंसार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अनुवाद भी साहित्य की ही तरह एक विधा है और यह विधा साहित्य को किस तरह से समृद्ध करती है, इसी विषय पर हम आज बातचीत करेंगे सुश्री संध्या कुलकर्णी जी से। संध्या जी एक बहुत अच्छी कवि, कथाकार और तो है ही, साथ ही बहुत अच्छी अनुवादक भी है। इनका एक कविता संग्रह खोज का तर्जुमा प्रकाशित है। देश की सभी जानी मानी पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताएं प्रकाशित होती रही हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी इनकी कविताओं का प्रसारण होता रहा है। तो आइए बात करते हैं संध्या कुलकर्णी जी से। नमस्कार संध्या जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। संध्या जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि साहित्य में अनुवाद की क्या भूमिका है? हाँ, देखो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और जितनी भी दुनिया में नई क्रांति होती है, नए विचार आते हैं भाषा में, तो उनको हम भी जाने, हमारा देश के लोग भी जाने, तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि उनकी भाषा से हम अपनी भाषा में अनुवाद करें और उन चीज़ों को जानें। तो सबसे महत्वपूर्ण यही होती है। और सभ्यता, उनकी जो सभ्यताएं हैं, जो हमारी सभ्यताएं हैं, हमारे बारे में वो जाने, उनके बारे में हम वो जाने, हम जाने। तो इसके लिए भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण एक माध्यम होती है, जिसके जो यही एक अनुवाद है जिससे हम जान सकते हैं कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या वहाँ पर क्रांति हो रही है, क्या नया कोई आविष्कार हुआ है। तो इस बारे में अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जहाँ तक मैं समझती हूँ। वैश्वीकरण के इस दौर में आपको क्या लगता है, अनुवाद की क्या भूमिका है, कितना महत्व है? सही कहा तुमने, बहुत अच्छी बात की। देखो, दुनिया आजकल एक ग्लोबल गांव की तरह हो गई है ना। तो पूरी दुनिया एक है, तो सभी लोगों को, लेकिन भाषाएं, सभ्यताएं वो तो अपनी जगह पर हैं ही। तो उनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, उनकी भाषा, उनका रहन सहन। तो करीब और करीब आने का मौका मिलता है, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। जो अफ्रीका के लोग हैं, किस तरह रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, ये सब उनकी जो साहित्य की पुस्तकें होती हैं, भाषाओं की पुस्तकें होती हैं, उनके कविताएं, कहानियाँ, उनसे हम जान सकते हैं। तो क्योंकि अगर हम उनकी भाषा, सब लोग नहीं जानते, अब कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते, तो जो नहीं जानते वो अपनी भाषा में इसको जान सकते हैं। उसके लिए मुझे लगता है वैश्वीकरण के इस दौर में अनुवाद की बहुत महती भूमिका है और ये बहुत ज़रूरी है कि अनुवाद जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोग करें। ठीक कहा संध्या जी। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि कब और किस कविता को पढ़कर आपको ऐसा लगा कि आपको अनुवाद करना चाहिए? क्योंकि ये भी हो सकता था कि कविता आप पढ़ती, उसका आस्वाद आपके भीतर ही बना रहता, लेकिन ऐसी आपकी क्या बेचैनी थी कि आपको ऐसा लगा कि दूसरे लोग भी उसे पढ़ें? देखो, मैंने ना सबसे पहले अंग्रेज़ी की कविताएं पढ़ी, माया एंजेलो को मैंने पढ़ा। तो उनकी कविताओं ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मुझे लगा कि जिस तरह मैं आनंदित हुई, इस तरह मैं और लोगों को भी आनंदित करूं जो अंग्रेज़ी नहीं समझते। तो मैं क्योंकि समर्थ थी, कर सकती थी, तो मैंने उसका हिंदी में अनुवाद किया और इसी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई कि मैं और भाषाओं में भी करूं। और कई बार होता है कि हम नहीं लिख रहे होते, एक ब्लॉक सा आ जाता है हमारे ऊपर, हम उस समय लिख नहीं पाते। तो उस स्थिति में भी ऐसा लगता है कि कुछ तो मैं क्रिएटिव कर पा रही हूँ अनुवाद के माध्यम से। तो इस चीज़ ने मुझे एकदम हमेशा उत्साहित किया कि मैं लिखूं, अनुवाद करूं। जी संध्या जी, हम लोग आजकल देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ऐप आ गए हैं ट्रांसलेट करने, जैसे गूगल ट्रांसलेट है और भी काफ़ी सारी मशीनें और इस तरह के काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जब ये इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, तब एक मानक अनुवादक का क्या महत्व है या क्यों ज़रूरी है? ये बात भी तुमने बहुत महत्व की। हम देखते हैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हम पढ़ते हैं जो गूगल ट्रांसलेटर से, हम जैसे किसी गुजराती में हम चाहते हिंदी में, आजकल तो वो तुरंत हो जाता है। हाँ, और उस पे जो पोस्ट होती है उसमें भी वो लिखा हुआ आता है। तो उसमें जैसे मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि वो शब्द एकदम जो है सही उपयुक्त शब्द नहीं लिया गया है मशीन द्वारा। जो भी गूगल ट्रांसलेटर है, आफ्टर ऑल वो है तो क्या, मशीन ही है ना। वो तो मशीन जैसा ही करेगा अनुवाद। वो मानव का जो मन है, जो उस चीज़ को समझ पाता है, कविताओं को, कहानियों को, तो वो मानव का मन जो है, जो साहित्यिक मन है, वो उसका सही अनुवाद करता है। तो भले ही ट्रांसलेटर करेगा अनुवाद, लेकिन वो शायद 60 या 70%
सही सही शब्दानुवाद कर देगा, लेकिन उसको सही सही भावों में पिरोने के लिए, भावों के सही अर्थ उसमें डालने के लिए मुझे लगता है मानव का मस्तिष्क से अच्छी कोई और चीज़ नहीं है जी, ये तो बिल्कुल इसलिए सही ये कहा। मानव का अनुवाद तक होना तो बहुत ज़रूरी है। आपने संध्या जी, आपने तो देश विदेश और विभिन्न भाषी स्त्रियों की कविताओं का अनुवाद किया है। हिंदुस्तान में भी जितनी भाषाओं की महिला, आपने कन्नड़ से किया है, आपने जर्मनी, आपने काफ़ी सारी भाषाओं से किया है। तो इन सब स्त्री कविताओं को पढ़ते हुए आपको क्या लगता है कि दुनिया में स्त्री की सार्वभौम स्थिति क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल तुमने किया प्रतिभा। मेरे को तो सारी कविताएं, सारी स्त्री की, चाहे सार्वभौमिक ही मैं कहूँगी। मैंने ईरानी जो फर्रुखाद हैं, ईरानी कवियत्री हैं, उनकी मैंने कविताओं का अनुवाद किया। एक सीरियन कवि हैं, उनका मैंने अनुवाद किया। और कुछ पॉलिश जो लेखिकाएं हैं, कवि हैं, उनका मैंने अनुवाद किया। साथ ही मैंने कन्नड़ एक कवि हैं शोभा नायक, उनका अनुवाद किया। तेलुगु का भी किया मैंने। तो इन भाषाओं की सारी स्त्रियों की कविताओं में जो बात मुझे मुख्य रूप से आम लगी वो यही थी कि सब जगह एक उन्होंने एक दमन को महसूस किया है, और एक जो जेंडर बायस स्थिति होती है जिसमें लोग पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं स्त्री के प्रति और पुरुष के प्रति, मतलब सिर्फ स्त्रियों के प्रति ही नहीं, पुरुष के प्रति भी, लेकिन स्त्रियां इसमें मुझे ज़्यादा सजग मालूम हुई कविताओं में। तो वो ये बात हर स्त्री उठाती लगी मुझे, ये चीज़ मुझे मैं चाहूंगी कि इसी बात पर आप अपनी कुछ कविताएं हमें सुना दीजिए। आपने मैं- अल-मसरी की एक कविता का हाँ, भी किया अल-मसरी का भी किया है मैंने। एक फर्रुखाद हैं, ईरानी कवि हैं, उनका सुनाती हूँ। रात की गहराई में बोलती हूँ मैं रात की गहराई में, और गहरी रात से बाहर भी बोलती हूँ मैं। मेरे दोस्त, अगर तुम मेरे घर आओ तो लाना मेरे लिए एक लालटेन और एक खिड़की, जिससे देख सकूँ मैं खुशनुमा गली की भीड़ को। क्या बात है। अब इसमें देखिए, वो भीड़ देखना चाह रही हैं, खुशी भीड़ तो बंद है अंदर, है ना, वो बाहर निकलना चाहती हैं। ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी। और भी देखो हैं जी बिल्कुल। थोड़ा। आपको किस कविता का अनुवाद करने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें महसूस हुई? दिक्कत मुझे बस थोड़ा सा, ये अफ्रीकी कवि हैं मेबो लेंग मेशिले, उनकी कविताओं को मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई। और ऐसा क्यों? और क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि उनका जो एक सभ्यता है उससे मैं ज़्यादा परिचित नहीं थी। तो उसमें उन्होंने कुछ इस तरह के देवियों के नाम लिए थे जिनके बारे में मैं जानती नहीं थी। तो फिर मुझे उनका पूरा, वो जो भी नाम थे उनका पूरा मुझे पढ़ना पड़ा पहले। जी बिल्कुल। तो कई बार ये भी ज़रूरी हो जाता है कि आप उसके मर्म तक पहुँचें, कविता का जो मूल मर्म है उस तक आप पहुँचें, और तब फिर अच्छे से अनुवाद हो पाता है। उसके लिए आपको उनकी साहित्यिक पृष्ठभूमि, हाँ, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानना उस जरूरी है। विषयों को मैंने गूगल में ढूंढा और मुझे मिल गई। तो मुझे फिर उनके ये भाषा मालूम हो गया कि वहाँ जैसे हमारे यहाँ की जो दुर्गा हैं या काली हैं, उसको वो अलग नामों से पुकारते हैं। देवियाँ वही हैं वो हमारे देश की, पर उन्हें वो अलग नामों से पुकारते हैं। तो वो उन्होंने जो नाम लिखे थे वो मुझे मिल गए इसमें। अगला प्रश्न मेरा यही था कि अनुवाद करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, या कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक है हाँ अनुवाद के लिए? जो अनुवाद के लिए देखो, सबसे पहले तो भाषा, बिल्कुल, जैसे जो मूल भाषा है जिससे अनुवाद किया जा रहा है, और जिस भाषा में हमको अनुवाद करना है, ये होती हैं दो भाषाएं। तो मूल भाषा के बारे में भी हमें अच्छे से जानना होगा जिससे हम अनुवाद कर रहे हैं। जैसे अंग्रेज़ी, तो उसके भी हमें सारे जितने भी उसकी मेटाफोर्स होते हैं उनके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी। और उनको जब हम किसी और भाषा में ला रहे हैं तो उस भाषा का जो मुहावरा है उसके बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। दोनों भाषाओं के मुहावरे और उनकी प्रचलित जो भी मान्यताएं हैं, जिस आधार पे वो कविता लिखी गई होगी, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी, ताकि सही सही बात हम जिस भाषा में भी हम अनुवाद कर रहे हैं तो वो उसमें पहुंचा सकें। और दूसरा होता है सरलता। जैसे जितनी भी हम अनुवाद को सरल रख सके उतना अच्छा है, क्योंकि सरल जितना अनुवाद होगा उतना ग्राह्य भी होगा। बिल्कुल। तो वो जितना अच्छे से हम उसको सरलता से लिखेंगे, कठिन शब्दों को भी हम चाहें तो अगर हम हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी के सरलतम शब्दों को ही लें, उसमें ज़्यादा कठिन शब्दों को ना लाएं। तो अनुवाद का अर्थ ही यही है कि उसे हम समझ पाएं। तो इस तरह इस चीज़ का भी ये दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी अनुवाद में जी, कि वो। और जैसे अगर कोई तकनीकी विषय है,
तो वो तकनीक का ज्ञान जरूरी है। मेडिकल संबंधी आजकल अनुवाद आवश्यक हो गए हैं, किताबों में, कोर्स की किताबों के अनुवाद होते हैं। अधिकतर आजकल सारे हिंदी में ये किया जा रहा है, सरकार भी कर रही है कि भाई हिंदी में ही आप पढ़ाइए सब, जैसे अंग्रेजी में चलता चला आ रहा है, सब अंग्रेजी आजकल तो रीजनल भाषाओं में भी ट्रांसलेशन शुरू हो गया है। और रीजनल में भी शुरू हो गया है। वो अभी मुझे किसी ने बताया कि रीजनल में भी ये सब जो भी क्षेत्रीय भाषाएं उनमें भी, तो उसके भी विशेषज्ञ होना जरूरी उस भाषा के जिसमें आप कर रहे हो। और वो तकनीकी जो भी शब्द है उनका आपको ऐसा नहीं कर देना है कि अंग्रेजी में कोई शब्द है तो हिंदी में आप बना के डाल रहे हो, तो वो एक नकली शब्द आपके सामने आ जाए, तो उसका आपको एक थोड़ा विवेचन अच्छे से करना पड़ेगा। मतलब लेकिन अब हम लोगों की हिंदी जिस तरह की हो गई है, उसमें फिर एकदम प्रामाणिक बने रहना, जैसे कंप्यूटर को हम संगणक कहते हैं, तो कुछ बच्चे अब मुझे लगता है ये भाषा भी नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल। तो क्या हमको उतना फ्रीडम लेना चाहिए, उतनी आजादी लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। उसको अनुवाद करते समय संगणक भी रखें। अगर कोई ऐसा है जो संगणक में अपने आप को ज्यादा अच्छे से वो कह रहा है, अपने आप को संप्रेषित कर पाता है संगणक बोलने से, तो वो संगणक बोले। लेकिन जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं और वो हिंदी में भी जानना चाहते हैं, तो रहने दें, हम कंप्यूटर शब्द को ही चलने दें। तो ये दुनिया में क्योंकि अब हिंदी में सारी भाषाओं के शब्दों के आ जाने से एक क्लिष्ट हिंदी की जिद पकड़ के रखना एक बेमानी सा लगता है मुझे, गलत लगता है मुझे। अच्छा भी है जो शुद्धता के आग्रही हैं उनके लिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक सरल भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, सब समझ सकें, ऐसी भाषा हो जो सब समझ सकें। और हम चाहेंगे कि वो अपनी कुछ कविताएं सुनाएं। अहम ये शोभा नायक की कविता है। मैं काव्य सौंदर्य की ब्रेल लिपि में लिखी हुई एक किताब हूँ। मैं काव्य सौंदर्य की ब्रेल लिपि में लिखी हुई एक किताब हूँ, लेकिन दुखद है कि मुझे पढ़ने वाला अंधा नहीं है। एक अंधी कविता आगे की ओर बढ़ती है और जुगनू के विरुद्ध झपटती है। रात को नग्न होने के लिए रोशनी को खुद ही क्योंकि डूबना पड़ता है, और कितना लज्जा विहीन है महासागर जो हो जाता है नग्न दिन की फैली रोशनी में भी। जब एक बीज जमीन पर रखता है कदम, तब फल के मस्तिष्क में उदय होता है एक प्रश्न, बीज श्रेष्ठ है कि जमीन, या पेट के भीतर दमित की जा रही चीख ही श्रेष्ठ है। पेड़ की रोशनी और छाया खामोशी से चीखती है। जब मैं दर्द में घुमड़ती हूँ तो जो आनंद तुम्हारे भीतर उत्पन्न होता है वही अहम है। क्या बात है। अब इसमें भी देखिए पुरुष का जो एक छोटा सा व्यवहार होता है उसके बारे में ये कहना चाह रही हैं। थोड़ा सा बिंबों का इन्होंने इस्तेमाल किया है जो कविता में थोड़ा ज़रूरी है, आ ही जाता है। जी, आपको क्या लगता है अनुवाद के लिए और अनुवाद के क्षेत्र में और क्या काम होने चाहिए? जिस तरह का सम्मान आज एक लेखक को मिलता है, क्या वही सम्मान अनुवादक को भी मिलता है? हाँ बिल्कुल। अब आजकल तो देखो इस चीज़ पर काफ़ी बहस है। बहस तलब ये चीज़ है कि इसको एक विधा ही मान लिया गया है ना, कि जो अनुवादित कृति है वो एक विधा है। तो क्या उस अनुवादित कृति को अनुवादक का ही मान लिया गया है? हाँ, मतलब उसमें अनुवादक का जो हिस्सा है वो भी तो महत्वपूर्ण है जी, उस भाषा के लिए जिसमें वो अनुवाद कर रहा है। जैसे हिंदी की वो कविता हो गई जी, तो वो मूल भाषा से तो अलग हो गई वो कविता। हालांकि मेरा ऐसा मानना नहीं है, अनुवादक को श्रेय तो मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है ना। आजकल तो इसके लिए भी पुरस्कार है, अनुवादक के लिए भी पुरस्कार। अभी हमने देखा कि जो बुकर प्राइज मिला है गीतांजलि श्री को, देखो अगर वो अनुवाद नहीं हुआ होता तो कैसे मिलता। और जो नोबेल प्राइज होते हैं हिंदी के जितने भी मिले हैं या बांग्ला के मिले हैं या जो भी भाषा के मिले हैं, तो वो मिले किस पर आधार पर है? उनको तो अंग्रेजी में चाहिए। अगर वो अनुवाद उनके पास बांग्ला में होता तो आज रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज ही नहीं मिला होता। वो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ तो वहाँ वो लोग पढ़ पाए, जान पाए, तो उसको पुरस्कार की श्रेणी में रखा गया। लेकिन पुरस्कार तो देखो रविन्द्रनाथ टैगोर को ही मिला। वो जिस किसी ने भी अनुवाद किया हम नहीं जानते वो अनुवादक कौन थे। ज़्यादातर तो अनुवादक एक वही रह जाता है, अनजान सा एक कोई व्यक्ति ही रह पाता है अनुवादक, तो है ना। जो अनुवाद करता है उसका कोई वही कि क्या आप ये इस स्थिति से खुश हैं अनुवादक की? देखो एक संतुष्टि तो मुझे कि जो जगह उसको मिलनी चाहिए वो जगह उसे मिली है या नहीं? मुझे नहीं लगता कि ठीक से मिल पाई है उसको वो जगह। एक अनुवादक को अलग से कुछ ऐसा आप वो दो, प्रशस्ति दो, ये तो मुझे लगा नहीं कि कहीं मिलता है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को मैंने देखा, जैसे मैंने मनोज पटेल को देखा, एक उनका एक ब्लॉग है पढ़ते पढ़ते,
फेसबुक पर भी जी, हैं वो, और जी। उनका अपना एक ब्लॉग भी, हालांकि अब वो जीवित नहीं है, लेकिन उनके जितने भी अनुवाद हैं उन्होंने तो अपना जीवन खपा दिया इसमें, पूरा अनुवाद ही करते करते उन्होंने पूरा सब अनुवाद ही किया है, दुनिया की भाषा का साहित्य उन्होंने उपलब्ध कराया है अपने ब्लॉग में। तो हम मनोज पटेल को जानते हैं, वो सारी कविताएं जो भी हैं समग्र रूप से दी गई हैं, जब उन्हें अलग अलग पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हाँ भाई ये फलाना भाषा की कविता है, ये फलाना भाषा की ये कविता है। लेकिन जब वो बोलते हैं तो वो मनोज पटेल का ही एक ब्लॉग हमें याद आता है कि अरे इनका अनुवाद का एक अलग से इन्होंने लिख रखा है, हमें कोई चाहिए होता है कोई कवि तो हम उन्हें ढूंढते हैं, या मनोज पटेल के ब्लॉग में मिल जाएगा। और ऐसे एक और अनुवादक हुए हैं सुरजीत, हाँ। जिनका नाम हम बहुत, मेरे ख्याल से उन्होंने अपना कभी कुछ नहीं लिखा, लेकिन वो अनुवादक जितने भी पंजाबी के साहित्य हैं उन्होंने ज़्यादातर सुलभ कराया है हिंदी में। तो मैं उस सुरजीत नाम से परिचित हूँ, वो इन्होंने जो कुछ भी अनुवाद किया उसमें मैं पढ़ा मैंने है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि मैंने क्या पढ़ा, मैं उस सुरजीत के नाम से परिचित हूँ। तो जाने अनजाने आपका काम बोलता तो है, जी। आप कोई भी कुछ भी कहें, लेकिन ये है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये भी एक महत्वपूर्ण एक विधा मानी जाएगी, इसको भी वो मिलेगा, जी, महत्व मिलेगा। और जैसे कि हम देखते हैं कि दूसरी भाषाओं के उपन्यास जिस आसानी से हमें इंग्लिश में उपलब्ध हो जाते हैं, हाँ। तो हमारी भाषाओं का जो साहित्य है हाँ। वो अभी तक वैश्विक स्तर पे इतना अपनी पहचान नहीं बना पाया है। हाँ बिल्कुल सही बात। तो उसके पीछे क्या कारण है? तो अनुवाद लोग या कर नहीं रहे हैं, या अच्छी कृतियों का अनुवाद हो नहीं रहा है, या अनुवाद अच्छा नहीं हो रहा है? अनुवाद तो मैं ऐसा समझती क्यों हूँ कि अच्छा हमारा नहीं हो रहा। साहित्य हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं? हमारा साहित्य लोगों तक पहुंचता नहीं है। देखिए हिंदी में छपने की क्या स्थिति है ये हम सब जानते हैं, लिख तो बहुत रहे हैं लोग लेकिन छप नहीं पाते। अब वो उनके तो छपने के ही लाले पड़े रहते हैं, तो वो और तक पहुंचाना तो और भी कठिन हो जाता है। लेकिन कुछ लोग अपने ही प्रयासों से, कोई बहुत से कवि हैं लेखक हैं जो अपने ही प्रयासों से करवा लेते हैं अनुवाद, तो फिर उनकी कृति देखो बहुत सारे सम्मान लोग भी हैं, जैसे पाती है। अशोक पांडे हैं, मदन हाँ, सोनी जी है, हाँ, बिल्कुल, काफी सारे अनुवाद इन लोगों ने, निर्मल वर्मा जी के अनुवाद काफी अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन निर्मल फिर भी वर्मा- उतना हम नहीं पहुंच पाए। हाँ ये तो सही है। हमारा साहित्य उतना नहीं पहुंच पाया, जबकि कहीं से भी हमारा साहित्य कमतर नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं बाहर है। का साहित्य अभी जब अगर देखा हम जाए, समझते हैं कि अगर रेणु का एक जी, सही ढंग बिल्कुल से वो रेणु, हो जाता, बिल्कुल। फणीश्वरनाथ रेणु जी का ऐसा तो साहित्य, शायद कोई लिख ही नहीं हाँ, पाया है। तो उनको भी नोबेल तो मिलता ही, लेकिन वो क्योंकि वो सुलभ ही नहीं है अंग्रेजी में। अब तो हो भी गया है थोड़ा बहुत, क्या काफी कुछ हो गया है, लेकिन तो क्या पहले आपको तो लगता था है कि ही। इस अनुवाद की इस विधा की वजह से ही हम पीछे हो गए हैं? नहीं पीछे तो हम नहीं हैं, देखो साहित्य तो हमारा समृद्ध है, और हमारा ही नहीं, हमारे पास तो बहुत सी भाषाएं हैं। अंग्रेजी के पास तो सिर्फ एक अंग्रेजी भाषा है, हमारे पास तो हमारे देश में कितनी भाषाएं है ना। दक्षिण की पूरी चारों जो भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयाली और कन्नड़, तो वो चारों भाषाएं समृद्ध हैं। और कन्नड़ और तमिल का साहित्य, तो तमिल का साहित्य हम मान के चलते हैं कि बहुत पुराना है, मतलब अंग्रेजी भी तब नहीं थी, तब का वो तमिल के पास साहित्य है। फिर भी हम देखते हैं कि बांग्ला साहित्य तो काफ़ी सारे उसके अंग्रेजी अनुवाद हुए हैं। बांग्ला साहित्य को काफ़ी लोगों ने आगे बढ़ाया, अनुवाद किया है, और बाकी जो भाषाएं हैं उनमें अभी इतना प्रगति नहीं हुई है। नहीं हुई है। मैं इस चीज़ के लिए ये कहूँगी कि हमें बांग्ला भाषियों से ये सीखना चाहिए, बिल्कुल, कि वो जो है सभ्यता के मामले में, एक बहुत कला के क्षेत्र में वो लोग काफ़ी आगे हैं, है ना। भले ही वहाँ हम थोड़ा देखते हैं कि आर्थिक या राजनीतिक स्थितियाँ थोड़ी हमेशा एक डामाडोल उसमें रहती हैं, लेकिन वो साहित्यिक रूप से बहुत समृद्ध लोग हैं। भाषा का उनके पास एक बहुत भंडार है, और वहाँ ये प्रयास भी लगातार होते रहते हैं अनुवाद वाले, सिर्फ उसी में नहीं होते, अंग्रेजी में और अन्य भाषाओं में भी बांग्ला साहित्य सुलभ हो जाता है। तो इसके लिए कुछ मुझे लगता है एक अलग प्रयास थोड़ा करने की ज़रूरत है। कुछ लेखक लोग मिलकर सामूहिक रूप से करें, कुछ सरकार भी अगर हेल्प, सरकार तो कर ही रही है, अनुवाद का एक अलग से प्रकोष्ठ उन्होंने बना रखा है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी कमी तो है। लोग शायद अपना उसमें कुछ नहीं है इसलिए दिलचस्पी नहीं लेते। अब उसमें देखो मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, मैं तो ऐसे अनुवाद किए, हालांकि आजकल तो इसमें पैसा भी बहुत है। जो एक कंपनीज होती हैं अनुवाद की, जो पूरी एक जैसे कानून की किताबें हैं, तो आप उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे सकते हो कि ये पूरी किताबों को हमें अनुवाद चाहिए, तो ये गवर्नमेंट उनसे करवाती है, तो वो पूरा एक उनका विभाग है, लोग हैं, तो उसमें ये चीज़ उनको मिली भी हुई है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा नहीं है, इसमें पैसा भी है। संध्या जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, लेकिन एक सवाल और था कि यदि कोई इस फील्ड में आना चाहे
इस क्षेत्र में आना चाहे नए अनुवादक, उनके लिए आपका क्या संदेश है, उनके लिए क्या जरूरी है? बिल्कुल, सबसे पहले तो भाषा जानना ज़रूरी है। जिस भाषा से भी आप अनुवाद कर रहे हो और जिसमें कर रहे हो उसमें आपकी पारंगत होना ज़रूरी है, पहली बात तो। और दूसरी, आजकल इसके लिए कोर्सेज भी हैं, जैसा कि मैंने बताया अटल बिहारी जो कॉलेज है हिंदी का वो महाविद्यालय है, उसमें इस तरह के कोर्सेज भी संचालित करता है वो, जिसमें अनुवाद का एक पृथक से एक डिप्लोमा कोर्स है और शायद उसे डिग्री करने के लिए भी बात चल रही है, तो वो डिग्री कोर्स हो जाएगा पूरा। तो वो आपको अनुवाद की जितनी भी दुनिया की जितने भी इसके वो होती हैं जानकारियाँ वो आपको हो जाएंगी और आप उसकी जो भी बारीकियाँ हैं वो जान पाएंगे कि कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, और उसके लिए जो एक कंपनीज वगैरह हायर करती हैं उसके बारे में भी वो जानकारी देते हैं। अच्छा। कि आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, उनको उनके एम्प्लॉय बन सकते हैं और वो अनुवाद कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक सकारात्मक वो है, पहलू है इस विषय का। बहुत धन्यवाद संध्या जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा और मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि आज की इस बातचीत से श्रोताओं के लिए साहित्य का एक नया रूप उभर के सामने आया होगा। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज संध्या जी से बातचीत में अनुवाद पर काफ़ी सारे विषय खुलकर हमारे सामने आए हैं। आशा है आप सभी को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ हम साहित्य सृजन के इस कार्यक्रम का यही समापन करते हैं। नमस्कार।